साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं भाषा पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज भी मैं जिस दस्तावेज के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं उसका नाम है लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया 2011। दरअसल ये 2011 का जो सेंसस है उसमें भाषाओं को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके आधार पर भारत सरकार ने इस दस्तावेज को तैयार किया है। तो आज मैं 4 सवालों पर आपसे बात करने जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। दूसरा सवाल यह है कि कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तीसरा सवाल यह है कि महिलाओं और पुरुषों में से एक से ज़्यादा भाषा कौन बोलते हैं। और चौथा सवाल यह है कि अगर महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम भाषाएं बोलती हैं तो फिर इसके कारण क्या हैं। तो आइए एक एक करके इन 4 सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यह था कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एक से ज़्यादा, और यहाँ पर मैं जब एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो उस वीडियो में 2 भाषाओं की बात कर रहा हूँ, यानी कि कितने लोग हैं किन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में जो बाइलिंगुअल है। तो मैं यहाँ पर केवल बाइलिंगुअलिज्म की बात कर रहा हूँ। तो इस रिपोर्ट में दिए गए जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा बाइलिंगुअल लोग हैं उनमें सबसे जो ऊपर आता है वह गोवा है। गोवा की जो कुल जनसंख्या है उसका 77% लोग बाइलिंगुअल है, यानी कि ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं। और जब मैं एक से ज़्यादा भाषाओं की बात कर रहा हूँ इस दस्तावेज के अनुसार तो वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात है, यानी कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दी गई हैं उनमें से 2 भाषाएं बोलने वालों की जो संख्या है वह गोवा में सबसे ज़्यादा है और वह है 77%। दूसरे नंबर पर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, और यहाँ पर लगभग 68% लोग 68% लोग हैं जो एक से ज़्यादा भाषा यानी द्विभाषिक हैं, 2 भाषाएं बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश का नंबर, और यहाँ पर 64% लोग जो हैं वे 2 भाषाएं बोलते हैं, यानी 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। चौथे नंबर पर सिक्किम आता है और यहाँ पर 63% लोग जो है वे 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। 5वें नंबर पर चंडीगढ़ है जहाँ पर लगभग 55% लोग जो हैं 2 भाषाएं बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पर है गोवा, दूसरे में लक्षद्वीप, तीसरे में अरुणाचल प्रदेश, चौथे में सिक्किम और 5वें पर चंडीगढ़। तो ये वो प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 2 भाषाएं बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यह तो हुआ पहले सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यह है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 2 भाषाएं बोलने वालों की संख्या कम है। जिन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में 2 भाषाएं बोलने वालों की संख्या सबसे कम है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान में 11% लोग जो हैं वो 2 भाषाएं बोलते हैं, यानी राजस्थान की जो कुल आबादी है उसकी केवल 11% आबादी जो है वह 2 भाषाएं यानी बाइलिंगुअल है। दूसरे नंबर पर जो आता है राज्य वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 13% लोग, उसकी आबादी के 13% लोग बाइलिंगुअल हैं। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश जहां यह प्रतिशत 13 है। चौथे नंबर पर आता है बिहार जहां यह संख्या बिहार की जनसंख्या का 16% है। और 5वें नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश जहां पर 18% लोग जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के वो 2 भाषा बोलते हैं यानी बाइलिंगुअल है। एक बात हम इन आंकड़ों से देखें कि वो कौन से राज्य हैं जहां पर बाइलिंगुअल लोग ज्यादा हैं और कौन से राज्य हैं जहां पर बाइलिंगुअल लोग कम है। एक दृश्य जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वह यह है कि
जो उत्तर भारत के क्षेत्र के लोग हैं या मध्य भारत के क्षेत्र के लोग हैं वह बायलिंगुअल कम है। लेकिन जैसे ही आप उत्तर भारत और मध्य भारत से दूसरे इलाकों की तरफ जाते हैं भारत के, तो वहाँ पर बायलिंगुअल लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। जैसे गोवा है, अंडमान और निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। एक अपवाद है यहाँ पर चंडीगढ़ का। यहाँ से एक सवाल जो है आगे के लिए पैदा होता है कि ऐसा क्यों है कि उत्तर भारत और मध्य भारत के लोग जो हैं एक से ज़्यादा भाषाएं सीखने को लेकर के कतरा रहे हैं, अपने को उससे बचा रहे हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और पुरुष बाइलिंगुअल्स की जो संख्या है या प्रतिशत है उसमें क्या अंतर है। अगर हम इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में पुरुष बाइलिंगुअल ज़्यादा हैं और महिला बाइलिंगुअल जो है कम है। यानी कि दो भाषा बोलने वाली महिलाओं की जो संख्या है वह दो भाषा बोलने वाले पुरुषों की संख्या से कम है हर एक राज्य और हर एक केंद्र शासित प्रदेश में। फर्क इतना है कि जहां पर बाइलिंगुअल लोग ज़्यादा हैं वहां पर बाइलिंगुअल महिलाएं भी ज़्यादा हैं और जहां बाइलिंगुअल लोग कम हैं वहां पर बाइलिंगुअल महिलाएं भी कम है। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि जो बाइलिंगुअल होना है उस पर जेंडर का असर पड़ रहा है। यानी आपकी जो लैंगिक स्थिति है और जो जेंडर की स्थिति है वह इस बात पर असर डाल रही है कि आप बाइलिंगुअल होंगे या नहीं होंगे, या आपको बाइलिंगुअल होने के मौके ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। चौथा सवाल हमने ये पूछा था कि क्या कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम संख्या में बाइलिंगुअल है। तो आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं। इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए जब मैं अलग अलग रिसर्च पेपर्स तलाश रहा था तो मेरे हाथ में द हैंडबुक ऑफ बाइलिंगुअलिज्म लगी। इसके एडिटर हैं तेज भाटिया और विलियम रिचे। यह हैंडबुक ब्लैकवेल पब्लिशिंग से पब्लिश हुई है। इसमें मुझे एक पर्चा मिला जिसका नाम है बाइलिंगुअलिज्म एंड जेंडर, और इसमें यह बात समझाने की कोशिश की गई है कि जो लैंगिक स्थिति है, किसी का जो सेक्स है, वह उसके बाइलिंगुअल होने या न होने में किस तरह से फर्क पड़ता है, उसके क्या कारण है। इस पर्चे में यह बात साफ की गई है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि महिला और पुरुषों में से बाइलिंगुअल की संख्या कहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर पुरुष हर महिला के तुलना में जो है वह बाइलिंगुअल होता है। लैंगिक स्थिति के अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण हैं जिनकी वजह से कोई बाइलिंगुअल होता है या होती है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा संख्या में बाइलिंगुअल होते हैं तो यह एक स्टैटिस्टिकल सत्य है। यह सत्य ऐसा नहीं है कि हर पुरुष हर महिला की तुलना में बाइलिंगुअल होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक भाषा होती है, स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक ताकत होती है जो कम से कम ये बताता है कि एक फिनोमिना घटित हो रहा है और जिसमें सेक्स एक भूमिका निभा रहा है। तो हमें इन आंकड़ों को उसी तरह से देखने की ज़रूरत है और हमें उसी तरह से देखना चाहिए। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि जब हम ये कह रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में कम संख्या में महिलाएं बाइलिंगुअल होती हैं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हर पुरुष की तुलना में हर महिला जो है वो कम बाइलिंगुअल होती है। इस पर्चे में बाइलिंगुअलिज्म को समझने के लिए 5 साइट्स को चुना गया है। वो साइट्स क्या हैं? मार्केट प्लेस, इंटीमेट रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप नेटवर्क एंड क्लासरूम्स। यानी कि मार्केट प्लेस, इंटीमेट रिलेशनशिप यानी जो बहुत अंतरंग संबंध हैं। तीसरा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे और गार्जियन में जो संबंध है वो एक साइट है। और चौथी साइट है फ्रेंडशिप नेटवर्क और पांचवी साइट है क्लासरूम। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग एक से ज़्यादा भाषाएं सीखते हैं। तो अब सवाल यह है कि मार्केट तक जाने का, मार्केट में बने रहने का, मार्केट को कंट्रोल करने का, मार्केट को चलाने का, मार्केट में दिन भर बैठे रहने का जो अधिकार है वह किसे मिला हुआ है, और यह अधिकार क्या सेक्स द्वारा भी निर्धारित होता है या नहीं। तो ये पर्चा बता रहा है विभिन्न शोधों के आधार पर कि हाँ, मार्केट प्लेस तक जो एक्सेस है
और उस एक्सेस से जो भाषाएं सीखी जाती हैं, एक भाषा दो भाषा, वहाँ अलग अलग जगहों से लोग आते हैं सामान खरीदने, सामान बेचने के लिए, काम करने के लिए, और उनके इंटरेक्शन से हम अन्य अन्य भाषाएं भी सीखते हैं। जो भाषा हमारी है उसके अलावा भी हमें दूसरी भाषाएं सीखने का मौका मिलता है। अगर हमने सामान बेचना है तो हमें खरीदने वाले की भाषा का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसे भी हमें एक्वायर करना पड़ता है। और अगर हम खरीदने वाले हैं तो हमें बेचने वाले की भाषा का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसे एक्वायर करना पड़ता है। और जितना फ्रिक्वेंट ये रिलेशनशिप होगा, जितना फ्रिक्वेंट हम मार्केट प्लेस पर जाएंगे, उतनी तेजी के साथ हमारे अंदर वो भाषा जो है प्रवेश करने लगती है। तो मार्केट प्लेस तक एक्सेस होना, मार्केट प्लेस में बने रहना, मार्केट प्लेस के जो काम है उनमें शामिल होना, उनमें पार्टिसिपेट करना, उसे कंट्रोल करना, उसे चलाना, उसे नियोजित करना, ये जो तमाम तरह के काम है, क्या इसमें सेक्स एक भूमिका निभाता है? तो ये पर्चा बताता है कि हाँ, इसमें सेक्स एक भूमिका निभाता है, क्योंकि इन प्लेसेस पर महिला जो है माइनॉरिटी में होती हैं और पुरुष यहाँ मेजोरिटी में होते हैं। और क्योंकि यहाँ पुरुष मेजोरिटी में होते हैं तो इसलिए लिहाजा इस मार्केट प्लेस में जो उपलब्ध भाषाएं हैं उनको सीखने में पुरुषों को सहूलियत हो जाती है, उन्हें एज मिल जाती है। जबकि मार्केट प्लेस में महिलाएं जो हैं वो माइनॉरिटी में होती हैं, इसलिए दुभाषिक भी महिलाएं जो हैं वह माइनॉरिटी में दिखाई देती हैं। यह भी देखा गया है कि काम की तलाश में जो लोग मार्केट जाते हैं उनमें ज़्यादा संख्या पुरुषों की है। यानी जो माइग्रेशन है गांव से, दूसरी जगहों से, कस्बों से मार्केट प्लेस की तरफ को, वह पुरुषों का ज़्यादा होता है। और क्यों होता है पुरुषों का ज़्यादा, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पितृसत्ता है, जो मर्दवाद है, वह एक महती भूमिका निभाता है। उस मर्दवाद को प्रमोट करती हुई एक संस्कृति होती है, जिसकी वजह से हमें ये माइग्रेशन का एक पैटर्न दिखाई देता है, जो पैटर्न जो है सेक्स आधारित है। इस पेपर के अनुसार यह भी देखा गया है कि जब महिलाओं को मार्केट प्लेस में रिक्रूट किया जाता है, उन्हें नौकरी पर रखा जाता है, तो अधिकांश यह देखा जाता है कि उनको एक ही तरह की महिलाओं के बीच में रखा जाता है। उन्हें मिक्स ग्रुप में नहीं रखा जाता या अलग अलग समूह से आने वाली महिलाओं के बीच में नहीं रखा जाता। तो यह भी एक कारण है कि उनकी जो एक्सेस है वह बाइलिंगुअलिज्म तक नहीं हो पाती। मार्केट प्लेस तक महिलाओं की जो एक्सेस है उसके कम होने की एक वजह यह है कि मार्केट प्लेस में होने वाली जो सेक्सुअल वायलेंस है वह एक कारण है। क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस होती है, इस वजह से बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने आप को मार्केट प्लेस तक जाने से रोक लेती हैं, चाहे काम के लिए हो या अन्य कारणों से हो। तो इस वजह से भी जो मार्केट प्लेस में एक से अधिक भाषाएं उपलब्ध होती हैं, उन तक उनकी पहुंच होना सुगम नहीं रह जाता। हम देख सकते हैं कि यहाँ भी पितृसत्ता अपना खेल खेलती है, और जहाँ वह सेक्सुअल वायलेंस को एक हथियार बनाती है ताकि महिलाओं को पब्लिक प्लेस में, पब्लिक स्फीयर में आने से रोका जा सके, और इस तरह से उन्हें रोका जा सके कि वह एक से अधिक भाषाओं की मालिक हो सकें, उसमें सिद्धहस्त हो सकें। यह शोध बताता है कि ऐसा करने के पीछे एक कारण और है। वो कारण यह है कि अगर आपके पास भाषाई पूंजी होगी तो आज नहीं तो कल आप उस भाषाई पूंजी को आर्थिक पूंजी में रूपांतरित कर सकते हो। जो बोर्दियो ने कहा कि अगर आपके पास में कैपिटल है अलग अलग फॉर्म्स की, तो आप एक कैपिटल को दूसरे कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो और उससे अपने हालातों को बदल सकते हो। तो बहुत सारे समाज जो पितृसत्ता के नशे में चूर होते हैं, वह इस बात को जानते हैं कि अगर भाषाएं ज़्यादा सीख ली महिलाओं में तो वो इसको कल किसी अन्य कैपिटल में बदल सकती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कैपिटल में बदल सकती हैं। और ये बात जो है पुरुषों को और पितृसत्तात्मक समाज को डराती है। ऐसी बात बहुत सारे शोधों में इस पर्चे के हिसाब से सामने आई है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से मार्केट प्लेस तक महिलाओं की जो एक्सेस है उसे नहीं होने दिया जाता। दूसरी साइड हमने बात की थी इंटीमेट रिलेशनशिप। जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, अंतरंग संबंध है, उन पर कल्चर का बड़ा गहरा असर होता है। सामान्यतः माना जाता है
कि महिलाएं जो हैं वो कल्चर की गार्जियन है, और क्योंकि वो कल्चर की गार्जियन है तो उन्हें जो है उस कल्चर की जो भाषा है उसको संभाल के रखना है। ये दबाव महिलाओं पर बहुत ज़्यादा होता है, पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, और इस दबाव की वजह से भी वे स्वयं भी अन्य भाषाएं सीखने की तरफ लालायित नहीं होती और उन्हें सीखने भी नहीं दिया जाता है। तो क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुष तो दुनिया घूमेगा, पुरुष तो कल्चर बदलेगा, पुरुष तो जो खान पान है वो बदलेगा, पहनावा बदलेगा, लेकिन महिलाओं को अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है, और वो इसकी गार्जियन भी हैं और वो उसकी पहुंचाने वाली भी हैं, दोनों हैं। यानी कुरियर सर्विस भी उनके पास में है और चौकीदारी भी उनके पास में है। पुरुषों की तुलना में उन महिलाओं को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा मॉरल माना जाता है, जो अपनी भाषा में बात करती हैं, जो अपनी भाषा में व्यवहार करती हैं, अपने बच्चों के साथ भी वे अपनी ही भाषा में बात करती हैं। तो रूल क्या है? यहाँ से रूल ये निकलता है कि अगर जो इंटीमेट रिलेशनशिप जेंडर्ड हैं, तो जो बायलिंगुअलिज्म है वह भी जेंडर्ड होगा। अलग अलग शोधों के जरिए यह पाया गया है कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसकी वाहक मानी गई है महिलाएं, जबकि बदलते हुए राजनीतिक आर्थिक परिवेश में पुरुष तो इस बदलाव का फल खूब खाते हैं, चखते हैं, लेकिन महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है और उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि वे उसी घेरे में बंधी रहें जो कम्युनिटी का घेरा है, और इस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन जो है वो कम्युनिटी के नॉर्म्स के अनुसार करती रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि वे कम्युनिटी की भाषा बोलें अपने बच्चों के साथ भी, अपने दैनिक जीवन में भी। किन्हीं परिवारों में अगर बच्चे अपनी कम्युनिटी की भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा को अपना लेते हैं तो आमतौर से इसका दोष माँ को दिया जाता है कि उसने ध्यान नहीं रखा और इसलिए बच्चों ने अपनी भाषा बदल ली है। लेकिन पिता अगर इसका ध्यान नहीं रखता है और पिता की भाषा अगर पहले ही बदल चुकी है तो इसका दोषी उन्हें नहीं माना जाता, बल्कि यह माना जाता है कि यह तो उसकी मेहनत का नतीजा है जो इनाम के तौर पे उसे मिला है, और उस भाषा की वजह से ही वह कमा रहा है, उस भाषा की वजह से ही समाज में उसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। लेकिन महिलाओं को जो ये बदलाव है, जो सांस्कृतिक बदलाव है, जो आर्थिक बदलाव है, जिसको विकास कहते हैं, उस बदलाव का जो रिवॉर्ड है, इनाम है, वह महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनको तो वहीं रहना चाहिए जहाँ के लिए उन्हें कहा गया है। महिला और पुरुषों में से कौन अधिक संख्या में बायलिंगुअल होंगे, इस बात को समझाने के लिए इस पर्चे में जो चौथी साइट ली गई है वह फ्रेंडशिप नेटवर्क की है। तो फ्रेंडशिप जो नेटवर्क है वह किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, किसका विविध होगा, और किसके फ्रेंडशिप में विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, विभिन्न भाषा भाषी लोग होंगे, अलग अलग समुदाय के लोग होंगे, और किसकी फ्रेंडशिप जो है एक ही समुदाय यानी माइनॉरिटी ग्रुप या मेजोरिटी भी है तो अपने ही समुदाय के लोगों के साथ होनी चाहिए। इस पर भी जो जेंडर का रोल है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुषों का जो नेटवर्क है, फ्रेंडशिप नेटवर्क है, वह बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और उसको निभाने के लिए उनके पास समय भी ज़्यादा होता है और पितृसत्ता से आज़ाद वो इस फ्रेंडशिप को निभा सकते हैं। जबकि महिलाओं के पास जो फ्रेंडशिप का दायरा है वह अत्यंत सीमित होता है, उसमें जेंडर की वजह से, उसमें पितृसत्ता की वजह से बहुत तरह के जो पाबंदियां हैं वह लग जाती हैं। उनकी पहली पाबंदी तो यह है कि उन्हें मान लिया जाता है, जैसे ही उनकी दोस्तियों का दायरा बड़ा होता है उन्हें मान लिया जाता है कि ये इमोरल हो चुकी हैं, और इस इमोरल होने का जो दोषारोपण है उन पर तरह तरह से किया जाता है। तो अपने आप को इस दोष से बचाने के लिए, इस दोषारोपण से बचाने के लिए महिलाएं अपने फ्रेंडशिप को छोटा रखती हैं। यहाँ पर भी पितृसत्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किसका फ्रेंडशिप नेटवर्क बड़ा होगा और किसका फ्रेंडशिप नेटवर्क छोटा होगा। यहाँ पर किसी की जो लैंगिक स्थिति है, उसका स्त्री होना, उसका पुरुष होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे भी जो है महिला और पुरुषों के बायलिंगुअल होने या न होने पर फर्क पड़ता है। महिला और पुरुषों के बीच में बायलिंगुअलिज्म की स्थिति को समझने के लिए इस पर्चे में
जो एक और साइड ली गई है वह ली गई है शिक्षा की, कि शिक्षा तक एक्सेस किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, किस तरह की शिक्षा तक एक्सेस ज़्यादा है, किसकी कम है रही है। अलग अलग तरह की भाषाएं जो स्कूलों में दी जा रही है, यूनिवर्सिटी में दी जा रही है, उन तक भी किसकी एक्सेस ज़्यादा है। अगर कोई अलग भाषा सीखना चाहते हैं तो सवाल यह है कि क्यों सीखना चाहते हैं। इसलिए सीखना चाहते हैं कि उसको सीख करके वे नौकरी करेंगे, उसको सीख करके वे देश विदेश में जाएंगे। लेकिन अगर नौकरी करने पर ही पाबंदी है सेक्स के आधार पर, और देश विदेश घूमने पर ही पाबंदी है सेक्स के आधार पर, तो फिर एजुकेशन तक भी जो एक्सेस है उस पर इस बात का फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की है, वह दुभाषा होगी या एक भाषी होगी। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें डायस के डेटा से यह दिखाया था कि प्राइवेट स्कूल्स में जहां आमतौर से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पर जोर होता है और अंग्रेजी माध्यम में विषय पढ़ाए जाते हैं, वहां पर लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। और सरकारी स्कूल जहां स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई होती है, वहां लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये संख्या जो है, मुझे अगर ठीक से याद है तो 1,67,00,000 का अंतर है इन दोनों संख्याओं में। यानी इस पर्चे में वो 5 साइट्स देखी गई हैं जिनसे ये समझने की कोशिश की गई है कि बायलिंगुअलिज्म में जेंडर जो है वह एक रोल प्ले करता है। तो वो साइट्स कौन सी हैं, मैं एक बार फिर से उन्हें दोहरा दूं। वो साइट है मार्केट प्लेस, इंटीमेट रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप नेटवर्क और एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हमने 4 सवालों को समझने की कोशिश की। पहला सवाल यह था कि कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 2 भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। दूसरा सवाल यह था कि कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 2 भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तीसरा सवाल यह था कि अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और पुरुषों के बाइलिंगुअल होने की जो स्थिति है वह क्या है, किन राज्यों में और किन केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाएं या पुरुष कितनी संख्या में, कितने प्रतिशत में बाइलिंगुअल हैं। चौथा सवाल यह था कि क्या वजह है कि सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला बाइलिंगुअल्स की जो संख्या है वह पुरुष बाइलिंगुअल से कम है। तो मैंने एक रेफरेंस के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है, यह फिनोमेना क्यों घटित हो रहा है, दुनिया भर में क्यों दिखाई दे रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो हैं कम संख्या में बायलिंगुअल हैं। तो इसके लिए मैंने जो रेफरेंस लिया था द हैंडबुक ऑफ बायलिंगुअलिज्म, और इसमें भी एक चैप्टर है जेंडर एंड बायलिंगुअलिज्म। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं।